दिल्ली के चुनाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार में चुनाव होगा, बिहार के बाद यूपी में चुनाव होगा। सवाल है कि बिहार में क्या होगा और क्या विपक्ष की हार के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं? क्या वो गठबंधन पर भरोसा नहीं करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि बहुजन दल लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। जब कांग्रेस राज कर रही थी तो तमाम बहुजन दल उस समय भी संघर्ष कर रहे थे। तब जनता दल थी। उस समय कांग्रेस किसी दल से गठबंधन तो नहीं करती थी, लेकिन इतने सारे पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी करवा देती थी कि विपक्ष का वोट बंट जाता था और इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती थी, राजीव गांधी चुनाव जीत जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ही सही बहुजन दल कुछ बड़े खड़े हुए। समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, आरजेडी खड़ी हुई और कुछ बेदाग और ईमानदार नेता थे। बाबू जगदेव प्रसाद की कुर्बानी काम आई और भारत रत्न, और सोचिए भारत रत्न आरक्षण लागू करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की चेतना ने सोशल जस्टिस की लड़ाई को तेज किया। दक्षिण भारत में करुणानिधि लड़ रहे थे, उनकी पार्टी पेरियार के आंदोलन पर खड़ी थी। तो वहीं हिंदी पट्टी में मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रहे थे और इसी दौरान इन तमाम दलों को जीत मिली। लेकिन इसी बीच ईवीएम आ गया। लेकिन आज की समय में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बहुजन दलों की है। सोचिए, आज कांग्रेस भी कई राज्यों में सत्ता में है, तेलंगाना में है। उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में सत्ता में है बिना गठबंधन के, हिमाचल में भी सत्ता में है बिना गठबंधन के। मतलब कांग्रेस के चरित्र में गठबंधन सूट नहीं करता मुझे लगता है। एक जगह बहुजन दल के साथ वो गठबंधन में है, झारखंड में। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस भी जब थोड़ी मजबूत हो जाती है तो उसे दलित पिछड़ों के याद नहीं आता है और गठबंधन तो उसके डीएनए में नहीं है। ये बड़ा सवाल है। इसी बीच सोचिए, बहुजन समाज की पार्टी पर आएंगे। पहले सवन लीडरशिप की पार्टी की बात कर लेते हैं। सवन लीडरशिप की पार्टी की बात करें तो ममता बनर्जी भी हैं, नवीन पटनायक का निपटारा हो चुका है, बीजेपी उनको खत्म कर चुकी है, जगन मोहन रेड्डी को भी बीजेपी ने खत्म कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू गठबंधन में है। तो सवाल है कि बीजेपी जिनके पास इतना बड़ा पैसा है, इतनी मीडिया है, सबसे ज़्यादा 5-5 हज़ार करोड़ सालाना उसको चंदा मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा हुआ था, इस बार भी 4,000 करोड़ चंदा मिला है। उसके बाद चंदा कांग्रेस को मिलता है, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा नहीं मिलता है। तो सवाल है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा नहीं मिलता है तो ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे राजनीति में सस्टेन करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खेल सामने आता है। भारत के सबसे बड़े समाज वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, जितने सवन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं ये पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। आप तेलंगाना का जाति जनगणना देखिए, बिहार का जाति जनगणना देखिए, 1932 का जाति जनगणना देखिए। 90% आबादी इस देश में SC ST OBC की है, वोट उनके पास है। इसके पीछे भी बड़ा षड्यंत्र हुआ। पहले जब देश आज़ाद हुआ तो वोट न देने की बात कही गई, फिर बाबा साहब ने लड़कर सबको अधिकार दिलाया वोट का, तो बूथ लूट होती थी, वोट डालने नहीं दिया जाता था। बाद में जगदेव बाबू की शहादत हुई, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ी गई, मान्यवर साहब ने जीवन लगा दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर का लंबा संघर्ष, लालू यादव, मायावती जी, तमाम बहुजन आंदोलन का संघर्ष रहा। तो लोग वोट डालने लगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके बाद ईवीएम आ गया, लेकिन उसके बाद भी बहुजन दल चाहे तो चुनाव जीत सकते हैं। सवाल है कि बहुजन दलों को भी दिल बड़ा करना होगा। सोचिए, जब कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में 42 सीट लोकसभा सीटों पर थी तब उसने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना। ये अलग बात है कि उन्होंने ओबीसी नेता को स्वीकार नहीं किया, नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हो गए, अब वो बीजेपी के पाले में है। तो इस देश में दो ही राजनीति हो सकती है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल है कि जो बीजेपी के खिलाफ वाले दल हैं, अगर वो सचमुच बीजेपी के खिलाफ है तो वो एक साथ क्यों नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सोचिए, इसमें सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल कूद कूद कर सारे राज्यों में चुनाव लड़ते थे और उससे बीजेपी को फायदा होता था। कांग्रेस भी लगभग यही करती है।
लेकिन सिर्फ बीएसपी के चुनाव लड़ने पर लोग रोक लगाते थे कि नहीं बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो बी टीम हो जाएगी। अब वो भी साफ हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। बीच में बीएसपी और सपा का गठबंधन भी हुआ था, वो गठबंधन टूटना दुर्भाग्य था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां बीजेपी के सामने तभी टिकेगी जब वो गठबंधन में आएंगे और वो अपना चाल, चरित्र और चेहरा बदलेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार में चुनाव होना है। बिहार में सोचिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जगदेव बाबू की धरती है, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लालू यादव का भी लंबा संघर्ष है। वहाँ जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। वहाँ दलित पिछड़े मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अल्पसंख्यक लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये मनुवादी जातिवादी मीडिया बताएगा कि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, नहीं, जातिवाद के खिलाफ वोट पड़ता है। वहाँ शोषित वंचित समाज के लोग की राजनीतिक सामाजिक समझ है और वो एक मुश्त वोट करते हैं और जातिवाद मनुवाद को अलग रखते हैं। वहाँ बीजेपी ने तोड़ निकाला और तमाम एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं, मांझी जी उनके साथ हैं, चिराग पासवान उनके साथ हैं, मुकेश सहनी अभी आरजेडी के साथ हैं, जो है साथ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री लाती का चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन वहाँ विपक्ष में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, तो आरजेडी को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, उनके घर में एक बहन ऑलरेडी एमपी हैं, एक भाई उनके विधायक हैं। ऐसे में हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको दिल बड़ा करना पड़ेगा। और आरजेडी को अगर बिहार में चुनाव जीतना है तो उनको अपने जनाधार बढ़ाने पड़ेंगे। सोचिए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, ये फायदा है तो नुकसान भी है। ये तो तय है कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जब तक नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर 50 सीट 40 सीट भी जीतते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो चाबी उन्हीं के पास रहेगी, फिर वो जिस तरफ जाएंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आरजेडी के साथ ये दिक्कत अब नहीं है इस बार कि उसे 100 सीटें देनी पड़ेंगी। आरजेडी के अगर सलाहकार जो ज़्यादातर सवर्ण हैं, जो चित्त भी मेरी पट भी मेरी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, अगर आरजेडी मान लीजिए, आप सोचिए, अगर आरजेडी 243 पर चुनाव लड़ेगी तो क्या जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। लेकिन अगर आरजेडी 140 150 पर चुनाव लड़ती है तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। बस शर्त इतनी है कि 100 सीटें वो गठबंधन को दे। 243 में 120 पर सरकार बनती है, 125 पर 143 सीटें लड़े सबसे बड़े दल के तौर पर। 100 सीटों में वो कांग्रेस, मुकेश सहनी जो पिछड़े समाज से हैं, उनको एक दलित लीडरशिप वाली पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश या मायावती जी से करें या चंद्रशेखर आजाद से करें। और साथ ही उनको तमाम सीटों पर एससी एसटी ओबीसी को उनको उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। सोचिए, जिस तरह से बीजेपी मुस्लिम समाज को टिकट काट कर पिछड़े अति पिछड़ों को टिकट बढ़ा देती है, जहां जहां बीजेपी सवर्ण कैंडिडेट दे, जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार लड़ाए, अगर आरजेडी वहां पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी लड़ाता है तो वहां उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। वोट के लिहाज से बात करें तो ये बात सच है कि लोग मुस्लिम ओवैसी को वोट एससी एसटी ओबीसी नहीं देता है, कहता है मुसलमानों की पार्टी है। उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के अलावा सबको वोट करते हैं। दलित समाज के लोग भी, अगर दलित की सिर्फ बीएसपी को भी पिछड़ा और जनरल के लोग वोट नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये दलित की पार्टी है जब तक गठबंधन न हो। उसी तरह से लालू यादव को भी वोट लोग नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये पिछड़ों की पार्टी है, सवर्ण नहीं देते हैं जब तक गठबंधन न हो। तो ये तो पैटर्न है इस देश में वोटिंग का। मुस्लिम बीजेपी के अलावा सबको देता है, दलित समाज सबको वोट करता है, पिछड़ा भी सबको वोट करता है। सवर्ण समाज का वोट अभी एक मुश्त बीजेपी के पास जा रहा है, तो उनको अगर आप टिकट दे रहे हैं तो आपका उससे कोई फायदा नहीं है। आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि पिछड़े अति पिछड़े में तमाम समाज के लोगों को जोड़ें, और अगर आप जितना भी सवर्ण समाज को टिकट देंगे वो व्यक्तिगत रूप से उनका परिवार भी वोट दे रहा हो तो बड़ी बात होगी, क्योंकि विचारधारा बड़ी चीज होती है। तो अभी सवर्ण समाज का वोट, हिंदू के नाम पर वोट एक मुश्त बीजेपी के पास जा रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव जनरल कैटेगरी को टिकट न देकर एससी एसटी ओबीसी को टिकट देते हैं, अति पिछड़ा का टिकट देते हैं, मुसलमानों का टिकट बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपना पॉलिटिकल अलायंस भी बढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कारगर होगा। अगर उनकी एसपी बीएसपी से गठबंधन नहीं हो पाती है तो वो दलित समाज को रिप्रेजेंटेशन दे। जनरल को जो टिकट दे रहे हैं वो एससी समाज को दे, रविदास समाज को दे, पासवान समाज को दे, और बताएं कि हम जनरल रिजर्व के अलावा भी आपको टिकट दे रहे हैं।
और जहां जहां बीजेपी जनरल को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है, जहां जहां वो जनरल को दे, हम लोग तो मुफ्त में सलाह दे रहे हैं, आपको करके देखिए, वहां उनको सफलता मिल सकती है। और नीतीश कुमार चूंकि उनके पाले में नहीं है, तो अगर 120-25 सीट भी आरजेडी जीतती है तो सरकार उनकी बन जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना उनका पूरा हो सकता है, क्योंकि अब उनके गठबंधन में कोई ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन उनका गठबंधन कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। जनरल को वो जितना सीट देंगे उतना वो अपना वोट अति पिछड़ों के नज़रों में गिराएंगे, गंवाएंगे। अब बात यूपी की, यूपी में भी लगभग यही स्थिति है। यूपी में भी बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है, सब कुछ होने के बावजूद। निषाद हैं, राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल से उनका गठबंधन है। अखिलेश यादव को भी अपना गठबंधन बढ़ाना पड़ेगा। पिछली बार सिर्फ वो कांग्रेस के साथ थे, और अगर वो गठबंधन नहीं बढ़ाते हैं तो उनको भी वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि अपने परिवार के अलावा पिछड़े अति पिछड़ों को टिकट देना पड़ेगा। सवर्ण समाज को वो भी जितना टिकट देंगे उतना उनके लिए काफ़ी होगा। 400 सीटें हैं, वो गठबंधन भी बढ़ाएं, और साथ ही जितना मुस्लिम समाज का टिकट बढ़ाएं, दलित पिछड़ों का टिकट बढ़ाएं, अति पिछड़ों का टिकट बढ़ाएं। जहां जहां बीजेपी जनरल को टिकट दे वहां SC ST OBC का टिकट बढ़ा दे, वो चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इसमें दम है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मेरी राय पर आपकी सहमति है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।